हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में। क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 5वां चैप्टर है जल। कल हमने यानी कि पिछली कक्षा में हमने वायु के बारे में देखा था। वायु कितने प्रकार की होती है, वायु का क्या महत्व होता है, वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें होती है जो हमारे लिए आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व क्या होता है। फिर हमने वायुमंडल की परतों के बारे में देखा था, इन सभी के बारे में देखा था। देन वायु को एक बेसिक रिवीजन किया था और इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था अपने अंदर। आज हम देखेंगे जल के बारे में। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है, ये बेसिक लेवल पर है, लेकिन जब हम इसे पूरा का पूरा एनवायरमेंट जब 11th क्लास की एनसीईआरटी में देखेंगे तो और भी डिटेल में रहेगा। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी की हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र आते हैं? आप नदी, जलप्रपात यानी कि झरने, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचते हैं। ठीक है, बच्चे वर्षा वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? क्या यह आपको पता है? तो वो जल कहाँ जाता है, ये दिया है एनसीईआरटी ने। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। यानी कि वही जल जो कहीं पर किसी गड्ढे में जल भरा हुआ था सुबह तक, दोपहर तक वो जल गायब हो जाता, तो वो क्या होता है, सूर्य के ताप से वाष्प वाष्प बनकर यानी कि भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। फिर जब ठंडा होता है वहां पर ऊपर गर्म वायु ऊपर उठती है तो वहां पे ठंडी होती है। फिर जल वाष्प में कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, और वही संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से हिम वर्षा, यहाँ से वर्षा, हिम अथवा सहिम वर्षा तो होती है। जल की मात्रा जब वो बूंदे भारी हो जाती है और उन पर वायु तैर नहीं सकती तो वो नीचे आ जाती है। फिर उसके बाद हिम यानी कि बर्फ, और कभी कभी वर्षा के साथ साथ बर्फ का भी गिरना, ये सब धरती या समुद्र पर नीचे गिरते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती, यह समुद्र पर नीचे गिरता है। जल का जो चक्र होता है ये निरंतर बदलता रहता है। वही जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, फिर संघनित होकर बादलों का निर्माण करता है, दिन वर्षा के रूप में फिर से गिरने लग जाता है। तो ये जो जल का प्रक्रम होता है ये चलता रहता है, जल चक्र चलता रहता है, और ये जल महासागरों में गिरता है, वायुमंडल में गिरता है, धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, ये स्लाइड एक दो बार फिर से आ गई है, माफी चाहते हैं इसके लिए। ये रहा हमारा जल चक्र, ये रहा। ये यहाँ से वाष्पीकरण हुआ जल का, सूर्य का ताप अत्यधिक मिला तो जल वाष्प बनकर उड़ता गया यहाँ, फिर यहाँ से वाष्पीकरण हुआ, फिर यहाँ पे इसका कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ तो बादल बने। बादल में पानी भी मौजूद रहता है और यहाँ की वायु इतनी भारी हो जाती है कि उस जल में वायु तैर नहीं सकती। गर्म वायु आराम से तैरने लग जाती है लेकिन ठंडी वायु नहीं तैरती, तो दबाव के कारण ये ही बूंदे वर्षा के रूप में फिर से गिरने लग जाती है। ये वर्षण यहाँ पर अगर पर्वतों के नीचे होगा तो वहां होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जल चक्र चलता रहता है। समुद्र से भाप बनकर ऊपर उठता है, ऊपर संघनन होता है, ठंडी वायु से गर्म वायु मिलती है, भारी हो जाती है। संघनन होने के बाद वर्षण होता है, वर्षण होने के बाद वो कहीं पर भी गिरता है, जैसे कि समुद्र से उठा था, पर्वतों पर वर्षा हो गई, मैदानों पर हो गई, वायुमंडल में हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो जल चक्र होता है वो चलता रहता है लगातार। हमारी जो पृथ्वी है वो एक थलशाला के समान है,
अब थलशाला क्या होती है देखते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए करते हैं, हो सकता है कि वही जल सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। हम जल को एकत्रित करके रखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, थलशाला। या फिर पेड़ पौधों को भी एकत्रित करके रखना क्या होता है, क्या कहलाता है, थलशाला कहलाता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम आज हरियाणा के खेत में सिंचाई करने के लिए उपयोग करते हैं, वो हो सकता है कि वही जल सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। हमने जल का संग्रहण किया, एकत्रित किया उसे और आज उपयोग किया। अब देखते हैं अलवण जल। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, ताल लिखा दिया इसने, है ना, नदी, तालाब, झरना एवं हिमनद होते हैं। अलवण जल मतलब पीने योग्य जो पानी होता है वो कहाँ पर मिलता है, नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, झरनों, जलप्रपातों में मिलता है एवं हिमनद में मिलता है, यानी कि ग्लेशियर में मिलता है, जहां पर नमक विहीन जल होता है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। जो महासागर होते हैं बड़े बड़े और जो छोटे छोटे सागर होते हैं उनका भी जल क्या होता है, खारा होता है। इनमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के रूप में उपयोग किया जाने वाला होता है। जो हमारा खाने का नमक होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वही नमक हमारे समुद्रों में पाया जाता है। अधिकांश नमक जो होता है वो कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसका हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। थलशाला क्या होती है, ये क्रियाकलाप में बताया है कि हमारी पृथ्वी थलशाला के साथ कैसे कार्य करती है। तो अपनी थलशाला बनाए, एक बड़े जार में 1/4 भाग में मिट्टी भरकर रखें, उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत यानी कि उसके बाद चारों ओर छोटे छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के, जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में गिरता है। यानी कि हमारी पृथ्वी भी सेम इसी तरह थलशाला के रूप में कार्य करती है कि जैसे कि हमने एक बड़ा जार ले लिया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा ह्यूमस यानी कि उर्वरक जो होता है उसको ले लिया, मिट्टी के ऊपर उर्वरक की थोड़ी सी परत लगा दी, फिर एक बड़ा सा पौधा लगा दिया, उसके आसपास चारों तरफ छोटे छोटे पौधे लगा दिए, फिर उसको पानी से भर दिया। उसके बाद उस जार का ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद जल वाष्प की जो बूंदें होगी ताप की वजह से, क्योंकि पृथ्वी पर ताप तो मौजूद है, जो जल वाष्प की बूंदें रहेगी वो क्या करेगी, वो बूंदें ऊपर उठेगी और फिर नीचे आएगी। तो कुछ जल की बूंदें इकट्ठी हो जाती है उस ढक्कन के ऊपर। तो इस कुछ इसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी होती है वो भी इस थलशाला के रूप में कार्य करती है, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर जल चक्र चलता रहता है। ये रहे हमारा जल स्रोत, ये रहे हमारे महासागर। कौन कौन से है, पृथ्वी पर 70% पानी है, ठीक है, 71% पानी है, 29% रहने योग्य भूमि है। तो कौन कौन से सागर है, एक तो है अटलांटिक महासागर, ये उत्तर ये दक्षिण दिशा में दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये रहा हमारा प्रशांत महासागर, इधर भी है इधर भी है। प्रशांत हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, दक्षिणी सागर हो गया, ये हो गया हिंद महासागर, और सबसे ऊपर है आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हो गए, यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जलाशय। अब जल का वितरण देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जल का वितरण कैसे होता है। जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है
तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? यानी कि पृथ्वी का 3/4 भाग है वो जल से ढका हुआ है, फिर भी अनेक देशों में जल की आपत्ति आती है, गर्मी के मौसम में जल की कमी आ जाती है। तो क्या जितना भी जल है हमारी पृथ्वी पर वो हमारे पीने योग्य है भी या नहीं? ठीक है, या फिर वो हमारे लिए उपलब्ध है या नहीं? यहाँ पे दिया है कि क्या आप जानते हैं लवणता क्या होती है? यहाँ पे लवणता दिखाया है कि समुद्रों में यदि इतनी लवणता होती है, एक तो नदियों में नहीं होती है, झरनों में नहीं होती है, ग्लेशियर में नहीं होती है, हिमनद और तालाबों में नहीं होती है, यही हमारे लिए पीने योग्य पानी होता है अलवणीय जल। अब ये लवणीय जल क्या होता है? तो लवणता क्या होती है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है, यानी कि 1000 ग्राम में कितना? 35 ग्राम नमक होगा, तो ये होगी सागर की लवणता। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, यहाँ पे 35 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। यहाँ पे प्रति 1000 ग्राम क्यों लिया है? इसलिए क्योंकि जल का जो घनत्व होता है वो तापमान के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि यदि ज्यादा तापमान रहेगा तो जल वाष्प बनकर उड़ सकता है, इसीलिए जो लवणता होती है वो किलोग्राम में मापी जाती है। ठीक है, ताकि इसका तापमान के अनुसार इसका घनत्व ना बदले और इसकी इकाई ना बदले। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, यानी कि इजराइल का जो मृत सागर है उसमें सबसे अधिक लवणता होती है और यहाँ पर हम आसानी से तैर सकते हैं। अब यहाँ पे अलवणीय जल के बारे में बताया है कि हमारा जो अलवणीय जल है वो किस प्रकार है, कैसा है और कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देके बताया है एनसीईआरटी ने कि 2 लीटर जल ले, मान लो यह 2 लीटर जो जल है वो पूरी पृथ्वी का जल है, पृथ्वी की सतह पर संपूर्ण जल की मात्रा है। बर्तन से 1 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर एक दूसरी कटोरी में रख ले, यानी कि 2 लीटर हमने जल लिया, उसको मान लिया कि ये पूरी पृथ्वी का संपूर्ण जल है। ठीक है, फिर एक हमने छोटा सा और बर्तन लिया, उसमें 12 चम्मच जल निकाल लिया, छोटे चम्मच, और बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल जो बचा है, जो 12 चम्मच हमने जल निकाला है, उसके अलावा जो बर्तन में 2 लीटर और जो जल बचा है वो सभी क्या है? महासागरों का लवणीय जल दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणीय जल नमक युक्त होता है, यानी कि उन 12 चम्मच को छोड़कर जितना भी जल बचा है वो हमारे उपयोग के लिए नहीं होता है, वो सारा का सारा लवणीय जल होता है जो पीने योग्य नहीं होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया जो 12 चम्मच जल है वो पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा है। ये जो 12 चम्मच जल हमने निकाला है वो संपूर्ण जल का अलवण संपूर्ण जल की मात्रा को दर्शाता है, जो हमारे लिए स्वच्छ पानी है, पीने योग्य है। चित्र में इस जल को विवरण दिखाया है, आप स्वयं देखिए कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं, यानी कि जो 70% पानी है उसका हम 0.0001% उपयोग करते हैं। ठीक है, 9 चम्मच जो जल होता है, हमने 12 चम्मच जल निकाला है, फिर भी पीने योग्य जल देखना, जो 9 चम्मच जल होता है वो कितना होता है? बर्फ की टोपियों से निकलता है अलवणीय जल। 2 चम्मच जो जल होता है जो पीने योग्य होता है वो भूमिगत जल होता है, भूमि के अंदर से निकाला जाता है ट्यूबवेल और कुओं के द्वारा। ठीक है, आधा चम्मच जल होता है, देखना कितना है हमारे पृथ्वी पर संपूर्ण पीने योग्य पानी। आधा चम्मच जो जल होता है वो क्या होता है? अलवण जल की छीलें होती है, सिर्फ आधा चम्मच भर लो पूरी पृथ्वी का इतना सा, वो है अलवण जल की छीलें, आधा चम्मच। अब एक बूंद नदियां, हमारी नदियों में जितना भी स्वच्छ जल होता है वो कितना परसेंट है पूरी पृथ्वी का? एक बूंद 0.001%। ठीक है, तो सबसे अधिक जल हमें स्वच्छ पीने योग्य जल कहाँ मिलता है? तो सबसे अधिक जो स्वच्छ जल होता है पीने योग्य वो मिलता है
बर्फ की टोपियों में, ग्लेशियर में। उसके बाद कहाँ मिलता है? भूमिगत जल मिलता है। उसके बाद कैसा मिलता है जल हमें? झीलों का। देन सबसे कम मात्रा में यदि लवणीय जल होगा, अलवणीय जल होगा, पीने योग्य होगा, तो वो कहाँ होगा? नदियों में। अब यहाँ पे दिया है जल का महत्व। जल जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या है, ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? यानी कि हम अत्यधिक से, जरूरत से ज्यादा जल का उपयोग करते हैं और संसाधनों को बर्बाद करते हैं। यह हमारे लिए एक बहुमूल्य संसाधन है जल का। पृथ्वी पर कुल जल का वितरण देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका है और 29% भाग स्थल से ढका है। लेकिन यह सारा जल मनुष्य के उपयोग योग्य नहीं है। यानी कि ये जो 3/4 जल है हमारी पृथ्वी पर, ये भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कुल जल का प्रतिशत देख लेते हैं कि कहां कहां पर स्वच्छ पानी मिलता है। पृथ्वी पर जल का परसेंट देखते हैं, कुल जल का प्रतिशत पूरी पृथ्वी पर। समुद्री जल खारा जल है जो 97.5%, यानी कि 97.5% जो जल होता है वो महासागर और समुद्र में मिलता है, जो हमारे उपयोग योग्य नहीं होता है। यह जल खारा होने के कारण पीने या सिंचाई में सीधा उपयोग नहीं किया जाता है। मीठा जल कितना होता है? सिर्फ 2.5%। मीठा जल फ्रेश वाटर लगभग 2.5%, लेकिन इस 2.5% में भी अधिकांश तो बर्फ के रूप में पाया जाता है। ये जो स्वच्छ जल होता है, अलवणीय जल होता है, ये कहां पर पाया जाता है? ये जो पूरा का पूरा स्वच्छ जल होता है, ये 2.5% में भी अधिकांश तो जो जल होता है, हमने देखा था, हमने 12 चम्मच जल निकाला था और 9% कहां पर मिल गया था? बर्फ की टोपियों में। तो ये बर्फ में जमा होता है। मीठे जल का विस्तृत विवरण। मीठा जल, इसमें शक्कर घुली हुई नहीं होती है। जो हमारे पीने योग्य होता है, अलवणीय जल को हम मीठा जल बोलते हैं जियोग्राफिक लैंग्वेज में। मीठे जल का विवरण देख लेते हैं। हिमनद, बर्फ की जो चादरें होती हैं, ग्लेशियर, इनमें 68% जल पाया जाता है। कौन सा? पीने योग्य। भूमिगत जल कितना पाया जाता है? 30%, उन 2.5% में। झीलें, नदियां, जलाशय, इनमें कितना पाया जाता है? 0%, 3%। वायुमंडलीय जल व अन्य रूप लगभग 0.9% जल पाया जाता है। वायुमंडलीय जो जल होता है, जल वाष्प में हमारे लिए जो पीने योग्य जल होता है, अलवणीय जल होता है, वो कितना होता है? 0.9%। ठीक है, झीलें, नदियां, जलाशय, इनमें कितना होता है? 0.3%। भूमिगत जल कितना होता है? 30% होता है, उन 2.5% का। और हिमनद, जो बर्फ की चादरें होती है, उनमें कितना होता है? 68.7%। तो ये मीठा जल हो गया, मतलब हमारे पीने योग्य जल हो गया। अब उपयोग योग्य जल, ये हम उपयोग, पूरी पृथ्वी पर उपयोग के योग्य कितना जल होता है वो देख लेते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 0.3% भाग ही नदियों, झीलों व सतही जल स्रोतों में है, जिसे मानव प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है। जैसे कि हम डायरेक्टली उपयोग कर लेते हैं, वो जल कितना होता है हमारी पृथ्वी पर? 0.3%। जो कहां पर मिलता है? नदियों में मिलता है, झीलों में मिलता है, वो सतही जल स्रोत जो होता है वहां पर मिलता है, जिसे मानव हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, शायद थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। बस मेरे सिर पे धुपा रही है। निष्कर्ष, जल का बहुत बड़ा भाग समुद्रों के खारे, जल का जो बहुत बड़ा भाग होता है वो क्या होता है? समुद्रों में खारे रूप में होता है। पीने योग्य जल बहुत सीमित होता है, इसलिए जल संरक्षण अत्यधिक आवश्यक होता है। महासागरीय परिसंचरण के प्रकार।
यानी कि ओशियन करंट। महासागरीय परिसंचरण देख लेते हैं कि महासागरीय परिसंचरण क्या होता है। तो पहला होता है महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट। यह महासागरों में जल की सतत वो संगठित गति होती है। यह दो प्रकार की होती है। महासागरों में जो जल की सतत संगठित गति होती है, जैसे कि पृथ्वी पर गतियां होती है, पृथ्वी पर जैसे नदियां बहती है वैसे महासागरों में भी नदियां बहती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट। यह महासागरों में जल की सतत और संगठित गति होती है, दो प्रकार की होती है। क्या होती है? पहली होती है गर्म धाराएं, वार्म करंट। ये होती है, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है। जो गर्म जो जल धाराएं होती है समुद्र में, वो क्या करती है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलती है। कुरोशियो की धारा यह प्रशांत महासागर में मिलती है। अब ठंडी जल धारा क्या होती है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। जैसे पेरू पेरू की जलधारा, हम जिसे हम हम्बोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं, कैलिफोर्निया की जलधारा, ये सब क्या करती है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है। अब समुद्री परिसंचरण में क्या होता है? महासागरीय परिसंचरण में पहला हो गया जलधारा, दूसरी हो गई हमारी तरंगे। ये क्या करती है? यह वायु द्वारा उत्पन्न महासागर की सतही हलचल है। तरंगे तट रेखाओं को प्रभावित करती है। ये जो समुद्री तरंगे होती है, ये क्या करती है? तट रेखाओं को प्रभावित करती है, क्योंकि तट पर कभी पानी ज्यादा आ जाता है तो कभी कम आ जाता है। ज्वार भाटा, ये भी महासागरीय परिसंचरण होता है। ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न ज्वार टाइड आते हैं। जब जल ऊपर उठता है तो भाटा होता है। ठीक है, जब जल नीचे जाता है, ये आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है, नौ परिवहन व मत्स्य पालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है कि जब ज्वार कब आता है? जब जल ऊपर उठता है। समुद्र का जो तरंगों के कारण जब जल ऊपर उठेगा तो ज्वार आएगा। और भाटा कब आएगा? जब जल नीचे की ओर गति करेगा। नौ परिवहन व मत्स्य पालन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब महासागरीय परिवर्तन जो परिसंचरण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे हमारा रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था, वैसे वैसा ही हमारे महासागर में परिसंचरण होता है। ठीक है, फर्क इतना है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है, महासागर में कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं महासागरीय परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला हो गया पवन। व्यापारिक पवन, पश्चिमी पवन आदि धाराओं की दिशा देते हैं। ये क्या करते हैं? ये जल धाराओं की दिशा देते हैं। दूसरा क्या है परिसंचरण का कारण? पृथ्वी का घूर्णन, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस प्रभाव। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाईं ओर मुड़ती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। जैसे ही कोई वायु की जो दिशा होगी वो इस ओर जा रही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो बाईं ओर मुड़ जाती है, घड़ी की दिशा में मुड़ जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में यदि पश्चिम की ओर जा रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाती है। ये किसका प्रभाव है? कोरियोलिस बल का प्रभाव है। तापमान एवं लवणता। गर्म जल हल्का होता है, ठंडा जल अधिक, लवणीय जल भारी होता है। इससे गहराई में धारा चलती है। ठीक है, ये समुद्र का परिसंचरण हो गया। इसको प्रभावित करने वाला तीसरा कारक क्या होता है? तापमान। यदि तापमान ज्यादा रहेगा तो गर्म जल भाप बनकर ऊपर उठ जाएगा। देन जब लवणता ज्यादा रहेगी तो भारी जल समुद्र की गहराई को बताता है, यानी कि जो जल धाराएं होती है वो गहराई में चलती है। एक सेकेंड, ये तो मेरे ऊपर आई जा रही है। आज सुबह सुबह क्लास ली है तो धूप का सामना करना पड़ेगा मुझे।
शायद अब नहीं आएगी, आएगी तो मैं मैनेज कर लूंगी, ठीक है। तो क्या होता है, तट रेखा का स्वरूप, तटों की आकृति धाराओं की दिशा बदल देती है। जो तट रेखाओं का स्वरूप होता है वो भी बदलता है, और तट रेखाओं की जो आकृति होती है वो धाराओं की दिशा बदल देती है। महासागरीय परिसंचरण का महत्व क्या होता है वो देख लेते हैं। जलवायु नियमन करती है, महासागरीय परिसंचरण क्या करता है, ये जलवायु का नियमन करता है। गर्मी व नमी के को इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाना। जब महासागर का जल वाष्प बढ़ेगा, यानी कि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी व नमी रहेगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना किसका काम है, समुद्र का काम है। वर्षा का प्रभाव, मानसून जैसी जलवायु घटनाओं को प्रभावित करना, ये जलवायु का प्रभाव को भी नियंत्रित करती है। मानसून जैसी जलवायु घटनाओं को प्रभावित करना, ये भी किसका काम है, समुद्र का काम है। समुद्री जीवन, पोषक तत्वों का विवरण करना है। पोषक तत्वों का वितरण भी किसमें होता है, समुद्री, जैसे कि शैवाल और प्रवाल भित्तियां, ये सब क्या करती है, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, जिससे हमें ऑक्सीजन प्रदान होती है। व्यापार व नौ परिवहन, ये क्या होता है, धाराओं की दिशा में समुद्री यात्रा सुगम होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम देखेंगे कि तरंगे क्या होती है, फिर तरंगों के बनने के मुख्य कारण क्या होते हैं, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। महासागरीय परिसंचरण, आज हमने देखा है तरंगों के बनने का मुख्य कारण क्या होता है, वो हम देखेंगे। फिर तरंगों के मुख्य भाग क्या होते हैं, सुनामी क्या होती है, तरंगों का महत्व, तरंगों के प्रकार, ज्वार भाटा कैसे आता है, ज्वार भाटा क्यों होता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वार भाटा का समय, बसंत ज्वार, नौ परिवहन, ज्वार भाटा का महत्व। महासागरीय धाराएं क्या होती है, महासागरीय धाराओं के मुख्य कारण, जल का तापमान और लवणता, महासागरीय धाराओं के प्रकार, ठंडी धाराएं, प्रमुख महासागरों की धाराएं, ये सब हम है ना कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद। इन क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा।